हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। मैं हूँ सी जितेंद्र शाह और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी। कल हमने जो डिस्कस किया था उसे हम एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो कल के क्लास में हमने क्या देखा था। हमने देखा था आपके बुक का चैप्टर 1 जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो हमने कल सीखा था ना कि अकाउंटिंग क्या होता है, क्यों करना होता है, इसका क्या एडवांटेजेस होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, क्या उसका कुछ खामियां भी हैं, क्या कुछ लिमिटेशंस है। तो हमने ये देखा था। तो देखिए क्या क्या देखा था। तो हमने देखा था कि अकाउंटिंग जो होता है वो बिजनेस का लैंग्वेज होता है। ठीक है। इसी लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट करता है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि अकाउंटिंग का प्रोसेस फ्लो क्या होता है। ठीक है, जिसे अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो हमने सीखा था ना, शॉर्ट फॉर्म में क्या सीखा था, IMRC SAC। आई से क्या है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, ये हमने सीखा था, है ना। तो क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स इवेंट्स होता है उससे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि बिजनेस में कौन सा रिकॉर्ड करना है, कौन सा नहीं रिकॉर्ड करना है। ठीक है। तो पहले हमने देखा था कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। फिर जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड करना है, उससे हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं कि इसमें मनी के टर्म्स में, ठीक है, मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करते, मेज़र करते हैं। ठीक है। मेज़र कर लेने के बाद क्या करते थे, मेज़र करने के बाद हम उसे रिकॉर्ड करते थे अपने बुक्स में। ठीक है, अपने खाते में, जो अकाउंटिंग का खाता होता है ना, उसमें रिकॉर्ड करते हैं। और उस खाते को क्या कहते हैं, हमने कल सीखा था ना, उसे कहते हैं जर्नल। ठीक है, ये हमने सीखा था। फिर उसके बाद जब रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो रिकॉर्ड में जो खाते में रिकॉर्ड हुआ होगा जर्नल में, तो बहुत कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा ना। तो उसमें तमाम चीज़ें का डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ होगा। तो उसको क्या करते हैं, फिर उसे हम क्लासीफाई कर लेते हैं। जो एक जैसा ट्रांजेक्शन है, जैसे रेंट वाला जितना है उसको एक जगह कर लो, जितना सेल वाला है उसको एक जगह कर लो, है ना। उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं। ग्रुपिंग आइटम्स ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस, है ना, ये करते हैं। तो जिस खाते में, जिस बुक में हम रिकॉर्ड कर, ये क्लासीफाई करते हैं, उसे कहते हैं क्या, उसे हम लेज़र कहते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, अब देखिए रिकॉर्डिंग तो बहुत हो गया, क्लासीफाइड भी बहुत सारा हो चुका है। ठीक है, तो लेज़र में बहुत कुछ है, जर्नल में बहुत कुछ है, लेकिन इतना डिटेल्स में देखने का टाइम किसके पास है ना। तो क्या करते हैं, समराइज कर लेते हैं। उसी तरह आपके साथ होता होगा ना, एग्ज़ाम के समय में इतना सारा पढ़ने का टाइम कहाँ है, तो क्या करें, समरी नोट्स बना के पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले से मेहनत करते रहना पड़ता है ना, ताकि समरी तक पहुंच सके। अब बिना बुक पढ़े डायरेक्ट समरी करेंगे तो आपके लिए तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो अकाउंटिंग में भी क्या करता है, पहले रिकॉर्ड करके क्लासीफाई करते हैं, उसके बाद समराइज करते हैं। ठीक है। और ये समराइज कहाँ करते हैं, वो करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ये भी हमने कल देखा था। ठीक है। फिर क्या करते हैं, समराइज करने के बाद हम एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है थिंक, सोचना। ठीक है, कि सोचते हैं कि हाँ ये कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, इसका क्या इफेक्ट पड़ा होगा, है ना। जब इसके बाद एनालिसिस करते हैं तो क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, उसे इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ठीक है। जब ये आप कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में, उसको क्या करते हैं, अपने यूजर्स को क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं। क्यों कम्युनिकेट करते हैं, ताकि वो अपना डिसीजंस ले सके। ये भी हमने कल में सीखा था। और यूजर्स क्या होता है, ये तो हमने कहा था ना कि आगे सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे यूजर्स क्या होता है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। और दोनों एक जैसा ही होता है, इसलिए हमने क्या किया, दोनों को एक साथ ही समझ लिया। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स या एडवांटेज क्या होता है, क्यों करते हैं अकाउंटिंग, ताकि सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सके, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है वो भूल ना जाए, इसलिए क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं, है ना। आप नोट्स क्यों बनाते हैं स्कूल में, ताकि रिकॉर्ड कर सके, है ना, ताकि याद कर रख सके बाद में। अगर नहीं लिखेंगे तो आपको तो 2 दिन बाद भूल जाएंगे ना कि क्या पढ़ा था, है कि नहीं, इसलिए लिख के रखते हैं, है ना। ठीक है। उसके बाद फिर क्या था, प्रॉफिट जानने के लिए कि बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हमें ये जानने के लिए अकाउंटिंग करना होता है। ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग क्या करती है, मैनेजमेंट को हेल्प करती है, किस लिए, बिजनेस डिसीजन लेने के लिए, ये भी हमने कल सीखा था। फिर और क्या सीखा था,
कि अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि आर्थिक स्थिति कैसा है, अच्छा पोजीशन है या फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। कहने का अर्थ है कि अच्छा कंडीशन है या ख़राब कंडीशन है ना। और अकाउंटिंग जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसको, यूजर्स को, ताकि यूजर्स जो है अपना अपना डिसीजन ले सके, है कि नहीं। हमने बैंक का एग्जांपल देखा था, ठीक है। उसके बाद देखा था हमने कि अकाउंटिंग का लिमिटेशंस क्या होता है। तो हमने देखा था कि अकाउंटिंग जो है वो तो फुल्ली एग्जैक्ट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ना कुछ एस्टिमेट्स बनाना होता है, कुछ एस्टिमेशन करना पड़ता है ना। हमने फ़ोन का एग्जांपल देखा था, बिजनेस में कंप्यूटर का एग्जांपल देखा था, है ना। फिर क्या है दूसरा लिमिटेशन, ये अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकती है कई बार, कि 30 साल पहले लैंड परचेज किया था, आज उसका वैल्यू चेंज हो चुका है, लेकिन रिकॉर्ड अभी भी पुराने वैल्यू पर कर रखा है। तो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन हुआ कि नहीं, ठीक है। तो हमने ये भी देखा था, ठीक है। उसके बाद देखा था कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो होता है ना उसको इग्नोर कर देती है, कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, आपके स्टाफ कितने ऑनेस्ट हैं, कितने स्किलफुल है, इस बात को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो इग्नोर कर दिया, जबकि बेनिफिट तो उससे भी मिलता है ना, ठीक है। और जो प्राइस लेवल चेंजेस होता है उसका इफेक्ट को इग्नोर कर दिया जाता है, ये भी हमने देखा था। फिर देखा था विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स होता है ना। तो ये भी हमने देखा था। तो उसमें गड़बड़िया भी होता है, कुछ कुछ मैनिपुलेट किया जाता है, छेड़खानी किया जाता है, इधर से उधर कर दिया, ठीक है। लिखना कुछ लिख कुछ और दिया, ठीक है। कई बार होता है कि प्रॉफिट कम करके दिखा दिया ताकि टैक्स बचा सके, टैक्स ना देना पड़े। या फिर होता है कि बैंक से लोन लेना था तो प्रॉफिट ज़्यादा करके दिखा दिया, जबकि उतना था नहीं। यहाँ क्या हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है। तो हमने ये भी देखा था, ठीक है। आज हम सीखेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग ब्रांचेस क्या क्या होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। और जो हमने कल छोड़ा था ना, यूजर्स, यूजर्स भी समझेंगे कि यूजर्स कौन कौन होता है, ठीक है, क्या क्या यूजर्स होता है। तो आज हम ये भी सीखेंगे, ठीक है। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, ठीक है। और कमेंट में बताइए क्या क्या आपने पिछला क्लास देखा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट में ये भी बताइए क्या आपको वो प्रोसेस फ्लो जो है अकाउंटिंग प्रोसेस आपको याद हुआ, आपको वो कोड वर्ड याद हुआ, ठीक है। IMRC RAC कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं देखूंगा और हर कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज हमें सीखना है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होता है। तो देखिए अकाउंटिंग में क्या क्या ब्रांचेस हैं। तो पहला क्या है आपका, आपका है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ये क्या चीज़ है। तो देखिए बात समझिए, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करते हैं। आपने जो गुड्स मैन्युफैक्चर किया है, जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा वाला जो है, वो जो पिज़्ज़ा बना के आपको सेल किया ना और आपने जो खा लिया, उसको तो कॉस्ट लगा होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो क्या कॉस्ट लगा है, ठीक है, ये जानना है उसको, ठीक है। तो मान लीजिए डोमिनोज पिज़्ज़ा वाला जो है ना, वो मार्केट में जाकर पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैदा खरीदा 50 रुपये का, ठीक है। वेजिटेबल्स खरीदा, ठीक है, वेजिटेबल्स 50 रुपीज़ का खरीदा, ठीक है। वेजिटेबल्स, कोई इसे वेजिटेबली मत बोलिएगा, ठीक है ना। कोई कहता है, आप में से कोई है जो इसे वेजिटेबली कहे, मत कहिएगा, ठीक है ना, वेजिटेबली, वेजिटेबल्स, ठीक है। फिर उसने चीज़ खरीदा, चीज़ पिज़्ज़ा खाने का बहुत अच्छा लगता है आपको, ठीक है। चीज़ खरीदा, उसमें सॉस, उसके लिए सॉस खरीदा 30 रुपीज़ का। तो उसको एक पिज़्ज़ा बनाने के लिए कितना कॉस्ट पड़ा, 170 रुपीज़ टोटल कॉस्ट पड़ा है, ठीक है। तो वो जो डोमिनोस वाला है ना, उसको जानना है कि भाई मैंने जो पिज़्ज़ा बेचा है वो मुझे कितने का कॉस्ट लगा उसका। तो कॉस्ट जानने के लिए, ठीक है, जो पिज़्ज़ा बनाया उसने, उसका कॉस्ट जानने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग किया जाता है। आया बात समझ में। उसके बाद सेकेंड क्या होता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में सेकेंड होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। अरे आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है ना। आप अपने बुक के कवर पेज में देखिए, स्टार्टिंग में लिखा है ना, क्या लिखा है वहाँ पर, क्या लिखा है, लिखा है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आप क्या पढ़ रहे हैं, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हैं। अच्छा सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा होता क्या है, ये तो बता दीजिए। अरे कल ही तो सीखा था, उसमें रिकॉर्ड करना होता है ना। उसमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं, ताकि प्रॉफिट जान सके और फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है ये जान सके। कल हमने देखा ही था इस बात को, ठीक है। तो आप जो पढ़ रहे हैं अभी, वो कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आया बात समझ, ठीक है। तो देखिए इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि डोमिनोज पिज़्ज़ा वाले ने जो एक पिज़्ज़ा बनाने के लिए 170 रुपीज़ लगाया, उसने सेल किया होगा ना प्रॉफिट जोड़कर। तो मान लीजिए उसी पिज़्ज़ा को 400 रुपये में बेचा, कितना, 400 रुपये में। तो उसका प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, 230 रुपीज़। तो आपने प्रॉफिट जानने के लिए कुछ अकाउंटिंग किया होगा ना। तो यही तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है। आया बात समझ में, ठीक है।
और तीसरा क्या होता है सर? तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। है सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये क्या चीज़ है? तो देखिए, पहला हमने क्या देखा, कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर दूसरा क्या देखा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और तीसरा क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? वो अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्या करती है? कुछ मैनेजमेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेगी कि सर ये प्रोडक्ट मैं खरीदूँ या ना खरीदूँ। ठीक है, ये वाला कहाँ से खरीदूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एक शोरूम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का शोरूम है, तो आपको बेचना है ना, तो बेचने के लिए आप खुद भी तो कहीं से परचेस करके लाएंगे ना, बल्क में। तो आप डिसीजन लेंगे ना कि मैं कौन से सप्लायर से खरीदूँ, कौन सा मुझे सस्ता देगा, है ना, कौन जो है मैं कहाँ से लूँ कि मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो कम पड़े। तो बेसिकली आप क्या ट्राई करेंगे कि जो मैं परचेस कर रहा हूँ बेचने के लिए वो कम से कम खर्चे में हो, ताकि मैं ज़्यादा मुनाफा कर सकूँ, ज़्यादा प्रॉफिट कर सकूँ, है कि नहीं? तो ये डिसीजन ले रहे हैं ना, तो इसका इन्फॉर्मेशन भी आपको अकाउंटिंग से मिल जाता है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? ठीक है ना। और ये भी डिसीजन लेना होता है कि ये जो सेल करने जा रहा हूँ तो ये कौन से मार्केट में सेल करूँ, क्या मुझे फॉरेन में बेचना चाहिए या इंडिया में ही बेचना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन कौन देता है? ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग देती है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हमने देखा क्या क्या था। एक है कॉस्ट अकाउंटिंग वाला, ठीक है, एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और तीसरा क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, आया बात समझ में? अब हम अगला समझते हैं। अगला क्या है? अगला है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। अब इसको ना इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होता है, हमें ये समझना है पहले। तो कल हमने सीखा था ना, IMRC SAC। क्या? IMRC SAC क्या क्या था, फटाफट बोलिए एक बार। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, ठीक है, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में क्या था, कम्युनिकेशन टू यूजर्स। ये चीज़ें हमने देखा था ना। तो ये पहला जो चार है ना, ये जो पहला चार चीज़ें होता है इसे कहते हैं बुक कीपिंग। क्या चीज़? आइडेंटिफाई करना, फिर उसको मेज़र करना मनी के टर्म्स में, फिर उसको जर्नल में रिकॉर्ड करना, और फिर लेजर में क्लासीफाई करना। ये चार चीज़ें जो है ना, इसे कहा जाता है बुक कीपिंग। आया बात समझ में? इसके बाद जो तीन आता है, क्या? समराइज करना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना, और कम्युनिकेशन टू यूज़ करना। अब देखिए यहाँ थोड़ा दिमाग लगता है। ठीक है, क्योंकि समराइज़ करना इतना आसान तो होता नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप बुक का ना किसी चैप्टर को समराइज़ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको थोड़ा मेहनत लगेगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो इन चीज़ों में क्या होता है, थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब रूटीन वर्क है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, दिमाग यहाँ लगाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा स्किल ज़्यादा चाहिए। तो ये जो होता है ना अकाउंटिंग वाला हो जाता है। तो अकाउंटिंग जो है ना वो ब्रॉडर कंसेप्ट है। ठीक है, बुक कीपिंग जो है ये चार चीज़ें तो है, लेकिन अकाउंटिंग क्या होता है, इन चार चीज़ों के अलावा ये तीन चीज़ भी आ जाता है। ठीक है, कहने का मतलब, क्या बुक कीपिंग अकाउंटिंग में समाहित है? हाँ, बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग में समाहित है। अकाउंटिंग जो है ब्रॉडर कंसेप्ट है। ठीक है ना, अकाउंटिंग जो है बुक कीपिंग से भी बड़ा चीज़ है। ठीक है, तो अकाउंटिंग में क्या आएगा? क्या ये सिर्फ तीन चीज़ें ही कहा जाता है? मेनली ये तीन चीज़ें तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो जो बुक कीपिंग में आता है ना वो भी अकाउंटिंग में आता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्या हम इस बात को कह सकते हैं? देखिए क्या लिखा है, बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का छोटा सा हिस्सा है एक बुक कीपिंग। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ बना रखा है ना गोला, कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहा है आपको? ये जो सबसे बीच वाला गोला है ना, ठीक है, कौन सा गोला? ये वाला गोला। ठीक है, ये जो है बुक कीपिंग है। ठीक है, इसके बाहर वाला जो गोला है ना, बाहर वाला सर्कल, ये जो है अकाउंटिंग है। तो ध्यान से देखिए, इस वाले के अंदर ये वाला तो ऑलरेडी है ना। ठीक है, इस वाले के अंदर ये वाला तो ऑलरेडी है, यानी अकाउंटिंग के अंदर तो बुक कीपिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, और अकाउंटिंग से भी बड़ा कुछ होता है क्या सर? हाँ, अकाउंटिंग से भी बड़ा होता है। ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना बाहर का, ये अकाउंटेंसी होता है। हाँ सर, अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या अंतर है? तो देखिए अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी जो होता है वो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग का जो सिस्टमेटिक स्टडी होता है, जो नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होता है ना, उसे अकाउंटेंसी कहते हैं। ये और भी बड़ा कंसेप्ट हो जाता है। आ रहा है बस समझ में?
ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस लिख रखा है, ठीक है। ये एक बार देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये सब जो है ना कीवर्ड्स लिख रखा है मैंने, ठीक है। जब ये कीवर्ड्स आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद जब आप बुक से पढ़ेंगे ना तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो बुक कीपिंग में क्या है, ये जो पहला चार चीज़ था ना अकाउंटिंग प्रोसेस का, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन, ये आता है बुक कीपिंग में। और अकाउंटिंग में सारा आ जाता है, जिसमें से ये लास्ट का तीन जो है, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन टू यूजर्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगता है। बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज है, स्टार्टिंग का स्टेज है, प्राइमरी स्टेज। अकाउंटिंग जो है वो सेकेंडरी स्टेज है, मतलब बुक कीपिंग जहाँ कम एंड होता है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। आपके बुक में लिखा होगा ये बात, जहाँ से बुक कीपिंग एंड होगा वहाँ से अकाउंटिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए बुक कीपिंग करना जो है ना, ये रूटीन जॉब है, ठीक है। ये बार बार रिपीटेटिव टास्क है, सेम चीज़ बार बार करना, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता। लेकिन अकाउंटिंग जो है ना, ये एनालिटिकल और डायनामिक जॉब है। इसमें एनालिसिस करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, ठीक है, इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो अकाउंटिंग जो है एनालिटिकल जॉब है, ठीक है ना। तो बुक कीपिंग कौन कर सकता है सर, बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है, अगर कोई ट्रेंड नहीं भी है ना, बिना ट्रेनिंग का भी है फिर भी कर सकता है। ज़्यादा ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं मिला उसको, ठीक है, ज़्यादा ट्रेंड नहीं है तो अनट्रेंड स्टाफ भी कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग के लिए तो थोड़ा दिमाग वाला चाहिए ना, ठीक है। जैसे एक सीए है और एक बीकॉम क्वालिफाइड पर्सन है, ठीक है, जो बीकॉम ग्रेजुएट किया हुआ है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो कौन ज़्यादा एनालिटिकल माइंड रख पाएगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा वो ज़्यादा एनालिटिकल माइंड रख पाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या होता है, यहाँ पर ट्रेंड स्टाफ चाहिए जो एनालिटिकल सोच रखे, जो थोड़ा एनालाइज कर सके, उस वैसा ही स्टाफ कर सकता है। तो यहाँ पे ट्रेंड स्टाफ चाहिए होता है, ठीक है। बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग के लिए स्पेशल स्किल चाहिए। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। तो हमने ये देखा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होता है, क्या दोनों दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आया बात समझ में इतना, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, ठीक है। अब आगे हमें सीखना है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्या सीखना है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सीखना है। तो देखिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का टाइप्स क्या क्या होता है। तो एक तो होता है आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैश फ्लोज। कहने का मतलब है एक इन्फॉर्मेशन जो है आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो बताता है, दूसरा इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसा है, वो बताता है दूसरा इन्फॉर्मेशन। और सर तीसरा इन्फॉर्मेशन क्या बताता है कि आपके बिजनेस में कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, कैश का फ्लो, ठीक है। कैश कितना इनफ्लो हुआ, कैश कितना आउटफ्लो हुआ, अभी कितना कैश अवेलेबल है। मान लीजिए आपके बिजनेस का प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, 5 करोड़ प्रॉफिट कर लिया आपने, लेकिन पैसा एक भी नहीं आया, कैश आ ही नहीं रहा। तो क्या ये अच्छा बात है, अच्छा बात तो नहीं है। इसका मतलब ये है ना कि प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन सारा पैसा फंसा हुआ है कहीं ना कहीं, है ना, पैसा नहीं मिला है, कैश नहीं मिला अभी तक, है कि नहीं। तो जो तीसरा वाला है वो आपका कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, यानी कि कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, ये बताता है, ठीक है। और इन तीनों को ही ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह देते हैं, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह देते हैं, ठीक है। आया बात समझ में, ठीक है। सर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो समझ में आया कि तीन चीज़ें हैं यहाँ पर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। एक जो है प्रॉफिट या लॉस बताता है, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन बताता है और तीसरा जो है कैश फ्लो बताता है। तो सर इसका कुछ अच्छा गुण तो होना चाहिए, कुछ ये इन्फॉर्मेशन जो है इसका कुछ क्वालिटी तो होना चाहिए। जैसे आप एक स्टूडेंट का क्वालिटी होता है ना, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए कि भाई वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना, स्टडी में फोकस होना चाहिए। ये सब उस स्टूडेंट का क्या है, ये गुण है, ये क्वालिटी है। तो उसी तरह अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का भी, क्योंकि जो इतना इतना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इस इन्फॉर्मेशन का भी तो कुछ अच्छा गुण होना चाहिए, है कि नहीं। तो क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए जिससे हम मान सके कि ये जो इन्फॉर्मेशन है अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्या लिखा है,
क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला तो रिलायबिलिटी है, क्या लिखा है, पहला है रिलायबिलिटी। ठीक है सर, रिलायबिलिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है भरोसेमंद। ठीक है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना कि उसमें बता रहे प्रॉफिट है ना, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, लेकिन क्या ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्या ये ट्रस्टवर्दी है, क्या रिलायबल है, क्या ये सच्चा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो पहला क्वालिटी क्या होना चाहिए कि ये रिलायबल होना चाहिए, है कि नहीं, भरोसेमंद होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। आ रहा बात समझ में। तो सर ये रिलायबल है या नहीं कैसे पता लगेगा, तो पहले कैसे पता लगेगा, सिंपल है, बहुत आसान है, वो तो वेरीफाइबल होना चाहिए। रिलायबल होने के लिए क्या होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए। तो वेरीफाइबल मतलब मान लीजिए उसमें लिखा है कि कंप्यूटर खरीदा है 50,000 का। ठीक है, आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में रिकॉर्ड्स में 50,000 रुपीज़ का कंप्यूटर परचेस लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये रिलायबल सच है या झूठ है, इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं क्या, तो हाँ कैसे वेरीफाई करेंगे, सिंपल सा बात है, अरे इन्वॉइस जो होता है, बिल होता है ना, आपको बिल मिला होगा, बिल में देख लीजिए, अच्छा हाँ बिल में 50,000 लिखा है और अकाउंट्स में भी 50,000 लिखा है, हाँ मतलब वेरीफाई कर सकते हैं हम। तो वेरीफाइबल है तो रिलायबल है, अगर वेरीफाइबल नहीं है ठीक है तो वो रिलायबल नहीं होगा। फिर क्या लिखा है, फ्री फ्रॉम बायस एंड मटेरियल एरर्स। बायस का मतलब क्या होता है, पक्षपात करना। ठीक है, क्या करना, पार्शलिटी करना। जैसे एस्टीमेट समझा ना हमने कि अकाउंट्स में कुछ एस्टीमेट भी करना होता है, तो क्या किया आपने, उल्टा सीधा कुछ भी एस्टीमेट बना दिया। ठीक है, गलत गलत सलत एस्टीमेट बना दिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एस्टीमेट जो है अच्छा होना चाहिए, यानी कि आप भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छे से बनाएंगे और उसमें कुछ गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती है तो इसका मतलब वो रिलायबल नहीं है, उसे विश्वास नहीं किया जा सकता है कि नहीं। आ रहा है बात समझ। ठीक है, तो पहला क्या देखा हमने, रिलायबिलिटी। ठीक है, पहला रिलायबल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, तो, तो देखिए दूसरा होना चाहिए रेलेवेंस। रेलेवेंस का क्या मतलब होता है, रेलेवेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि क्या ये रेलेवेंट है, क्या ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कैसे होगा, तो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन से। कैसे, अगर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट था, ठीक है, उसे मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो वो कह रहा है कि मेरा नाम साहिल है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मैं इतने बजे उठता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको नहीं लगता कि मैंने पूछा क्या, उसने कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आपको नहीं लगता वो यूजलेस इन्फॉर्मेशन भी दिया है, मैंने सिर्फ नाम पूछा था और वो इधर उधर की बातें बताने लग गया। तो क्या लगता नहीं आपको कि ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं था मेरे लिए, मेरे लिए तो इन्फॉर्मेशन इतना था कि उसका नाम क्या है, मैंने इतना जानना चाहा था, लेकिन इसके अलावा इधर उधर का भी जानकारी देने लग गया, तो वो तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, है ना, वो रेलेवेंट नहीं है, वो क्या है, इरेलेवेंट है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का अच्छा गुण कब माना जाएगा, अच्छा क्वालिटी कब माना जाएगा, जब वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे, है कि नहीं, जब रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे, है कि नहीं, तो रेलेवेंस होता है। ठीक है, तो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन से डिसीजन लिया जा सकता है। आ रहा है बात समझ में। ठीक है सर, फिर तीसरा क्या है, तो तीसरा क्या है यहाँ पर, अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो होना चाहिए ना वो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होना चाहिए, अच्छे से प्रेजेंटेड होना चाहिए। अगर लैंग्वेज अच्छा है, ठीक है, अच्छे से वेल प्रेजेंटेड है तो समझ में आएगा, है कि नहीं। अगर ठीक से प्रेजेंट नहीं किया है, अच्छे से लिखा नहीं है, तो वो समझ में नहीं आएगा। क्या आपने कभी डॉक्टर का स्लिप देखा है, बताइए, कभी आपने डॉक्टर का स्लिप देखा होगा ना, समझ में आता है, हैंड राइटिंग नहीं आता ना, इसका मतलब क्या है, वो जो लिखा गया है वो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है कि नहीं, समझ में नहीं आता क्या लिखा है। मैं तो आश्चर्य होता हूँ कि मेडिकल वाला समझता कैसे है। ठीक है, जो मेडिकल स्टोर वाला दवाई देता है ना, उन लोग को समझ में कैसे आता है, हमें तो कभी समझ नहीं आया कि लिखा क्या है भाई ये। ठीक है, हालांकि कुछ कुछ डॉक्टर होते हैं जो ठीक से लिखते हैं। ठीक है, एक बार आप कभी देखिएगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग का जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए चाइनीज़ में लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, प्रेजेंटेशन कुछ भी बना दिया, ऊपर नीचे कुछ भी लिख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली वेल प्रेजेंटेड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, वेल प्रेजेंटेड होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल मैनर में। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल मैनर यहाँ लिख लीजिए, अंडरस्टैंडेबल मैनर। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। ठीक है, तो हमने देखा तीसरा, अब चौथा देखते हैं। चौथा क्या होता है, कंपेरेबिलिटी। क्या होता है चौथा, कंपेरेबिलिटी, कि क्या जो इन्फॉर्मेशन है अकाउंटिंग में क्या हम उससे कंपेयर कर सकते हैं।
तो देखिए कंपैरिजन दो लेवल पे होता है। एक क्या होता है, एक होता है इंट्रा फर्म और दूसरा होता है इंटर फर्म। सर ये क्या चीज़ है इंट्रा फर्म और इंटर फर्म? सिंपल एग्जांपल समझिएगा। आपने स्कूल में कई सारा टेस्ट एग्जाम्स दिया होगा ना, तो क्या आप अपने दोस्तों से कंपेयर करते हैं रिजल्ट रिजल्ट आने के बाद? जब आपका रिजल्ट आता है तो बताते हैं भाई तेरा कितना है, बता तेरा कितना है, बता। देखते हैं ना। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना कि अपने दोस्त के साथ में, है ना, कि उसका इतना आया मेरा इतना आया, तो आप आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं कि कितना मार्क्स आ रहा है। तो जब एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं ना किसी और के साथ में, तो ये होता है इंटर फॉर्म। इसी तरह कंपनी भी जो होता है ना, किसी और कंपनी से कंपेयर करता है, ठीक है, कि भाई मेरा तो 1 करोड़ का सेल हुआ, इसका 5 करोड़ का कैसे हुआ, क्या कर रहा है ये, ठीक है। आ रहा बात समझ में? तो कंपनी भी क्या करती है ना, एक दूसरे से कंपेयर करती है। तो ये तो था इंटर फर्म, क्या था, ये था इंटर फर्म कंपेरिजन। अच्छा, तो सर इंट्रा फर्म क्या होता है? जब खुद से कंपेरिजन करते हैं ना तब इंट्रा फर्म कहा जाता है। कहने का मतलब, आपका जब रिजल्ट आया स्कूल में तो आपने देखा होगा ना कि पिछली बार मेरा इतना आया था, इस बार इतना आया, है ना, पिछली बार मेरा कम मार्क्स आया था, इस बार अच्छा मार्क्स आया है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने पिछली बार के टेस्ट से, ठीक है, पिछली बार के रिजल्ट से या पिछले साल के रिजल्ट से कंपेयर कर रहे हैं ना, कि पिछली बार मेरा इतना आया था, इस बार इतना आया है। तो आप खुद से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। इसी तरह कंपनीज भी क्या करती है, अपने से ही कंपेयर करती है कि भाई मेरा पिछले साल ना 50 लाख का सेल हुआ था, इस बार 1 करोड़ का सेल हुआ है, ठीक है, मतलब ग्रो कर रहा हूँ, अच्छा है ना। तो क्या होता है, आपस अपने आप से कंपेयर करना, और एक होता है दूसरे कंपनी से कंपेयर करना। तो क्या जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो कंपेयर किया जा सके। अगर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो कंपेयर ही नहीं हो सकता, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब वो अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन तभी अच्छा माना जाएगा, अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन अच्छा तब माना जाता है जब वो कंपेयर किया जा सके। आ रहा है बात समझ में? तो हमने देखा 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या था? पहला था रेलेवेंस, ठीक है, पहला था रिलायबिलिटी, दूसरा रेलेवेंस, तीसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी, और चौथा कंपेरेबिलिटी, ठीक है। आर आर यू सी, ठीक है, इसको याद कर सकते हैं, आर आर यू सी, है ना, ठीक है। तो हमने ये समझा। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। अब हम समझते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है। सर ये तो कल से सोच रहा हूँ होता कौन है, होता कौन है, चलो फाइनली पता लगेगा कि होता कौन है, ठीक है, यूजर्स कौन होता है। तो हमें समझना है क्या, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन होता है, ठीक है। तो देखिए, दो तरह का यूजर्स का बात किया गया है। एक होता है आपका इंटरनल यूजर्स और एक होता है एक्सटर्नल यूजर्स। यूजर्स वो लोग होता है जिसको, जैसे सिंपल कहूँ तो स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स ये क्या कह दिया, अरे जिसको जो लोग उस बिज़नेस से इंटरेस्ट रखता है, ठीक है, जिसका उस बिज़नेस से कुछ ना कुछ लेना देना है, ठीक है, वो यूजर्स होता है, ठीक है। जैसे इंटरनल होता है, ठीक है। इंटरनल यूजर्स कौन कौन सा होता है? एक होता है ओनर्स। तो ओनर्स यूजर्स कैसे हैं, समझिएगा, उसको जानना है ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के कि भाई प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, कम हो रहा है, सेल हो रहा है, नहीं हो रहा है। आ रहा है बात समझ में? ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन देखा जाता है। तो ये ओनर्स क्या करती है, ओनर जो है वो भी देखता है ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कि प्रॉफिट ठीक है या नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे ओनर भी एक यूज़र है। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट यूज़र है, ठीक है। मैनेजमेंट को भी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेना होता है ना, कि क्या परचेस करके लाना है, कितना परचेस करके लाना है, कहाँ से लाना है। बिजनेस को पैसा चाहिए ग्रो करने के लिए, तो कहाँ से पैसा लेकर आऊँ, ठीक है, बैंक से लाऊँ या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मांगूँ, कैसे पैसा लाऊँ, है ना। अगर छोटा छोटा बिजनेस वाला है तो सोचता है ना कि पैसा कहाँ से लाऊँ बिजनेस करने के लिए, दोस्तों से मांगूँ या बैंक से लोन लूँ। तो यहाँ पे मैनेजमेंट भी क्या करती है, डिसीजन लेती है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है उन लोगों को, ठीक है। फिर तीसरा होता है एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स। फिर एम्प्लॉयज़ यूजर्स कैसे हैं, एम्प्लॉयज़ भी तो एक कंपनी का इंटरनल पर्सन है ना, अंदर ही बैठे काम कर रहे हैं। तो उसको भी तो जानना है ना कि भाई इस बार मुझे बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा दिवाली पे, है ना, इस बार दिवाली आ रहा है, बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वो जान सकता है ना कंपनी का प्रॉफिट देख कर, इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, इस बार बोनस मिलने का चांसेस है ना। उसको ये भी रहता है कि क्या मुझे सैलरी टाइम पर मिलेगा नहीं मिलेगा, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कंपनी डूबने वाला है और मेरा सैलरी भी डूब जाए, सैलरी भी नहीं मिले, है ना। क्या
इस कंपनी में मुझे ग्रोथ का किस प्रमोशन का कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहा है, क्या मेरा प्रमोशन हो सकता है यहाँ पर, है कि नहीं। अगर कंपनी ग्रो कर रहा है ना, परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो खुश होकर एम्प्लॉयज़ को ही तो प्रमोट करती है ना, तो एम्प्लॉयज़ को भी ये बात जानना है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। फिर होता है कौन, एक्सटर्नल यूजर्स, ये बाहर के लोग होते हैं। कौन होते हैं, बाहर के लोग, ठीक है, जिसको बिजनेस से कुछ ना कुछ लेना देना है, कुछ जानकारी चाहिए। एक होता है बैंक। तो बैंक क्यों, अरे आप बैंक के पास 5 करोड़ का लोन मांगने गए थे ना, याद है आपको, याद है, मांगने गए थे ना, भगा दिया था, क्यों भगाया था, आप बिना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेके गए थे, है ना। तो अगले दिन जब समझाया आपको, तो आप अकाउंट्स लेकर गए थे ना, आपने दिखाया ना बैंकर को, भैया देखो यहाँ पर, सर देखो, ये रहा मेरा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है, मेरे पास बहुत पैसा है और ग्रो करने के लिए और चाहिए, ठीक है, तो मुझे लोन दीजिए। तो बैंक भी क्या करता है, आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के देता है ना, कि हाँ भाई इसको दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, क्या इसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है या नहीं है, सब देखते हैं ना, है कि नहीं। तो बैंक भी तो आपका स्टेक होल्डर है, एक्सटर्नल यूज़र है, ठीक है। आया बात समझ में। तो एक बैंक भी होता है। फिर इन्वेस्टर्स भी होता है। इन्वेस्टर्स वो लोग होता है, ये भी आपके बिजनेस में पैसा लगाता है। तो पैसा, जैसे आप मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर्स परचेज करना चाहते हैं, तो शेयर्स आप कौन से कंपनी का परचेज करेंगे, कौन से का नहीं करेंगे, आप भी तो इन्फॉर्मेशन देखना चाहेंगे ना, ठीक है। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स होता है, बड़े बड़े कंपनीज में या छोटी कंपनीज में भी पैसा लगाती है, लेकिन उससे पहले इन्फॉर्मेशन देखा जाता है। कौन सा इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर क्रेडिटर्स होता है, लेंडर्स होता है। सर ये कौन होता है, ये भी होता है हमें लोन देने वाला, ठीक है। क्रेडिटर्स कौन होता है, हमें उधारी में सामान देता है जो, ठीक है, जो हम गुड्स बेच रहे हैं ना, उसको कहीं से परचेज करके लाएंगे, जैसे डोमिनोज वाले हैं, ठीक है, उसको पिज़्ज़ा बनाने के लिए मंडी से सब्जी खरीदना था, तो उस दुकान वाले से बोला कि भैया आज उधारी में दे दो, ठीक है, आज पैसा नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो वो आपको उधारी में देगा या नहीं देगा, उसे क्रेडिटर्स कहते हैं ना, जो उधारी में देता है। तो वो भी सोचेगा ना कि दूँ या नहीं दूँ, कहीं भाग तो नहीं जाएगा, क्या ये पैसा वापस कर पाएगा, तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख कर ही पता करता है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट भी आपका एक्सटर्नल यूजर्स है। कैसे, कि भाई इस कंपनी से टैक्स लूँ या नहीं लूँ, ऐसा तो नहीं कि समझिएगा यहाँ पर, गवर्नमेंट भी आपका यूजर्स है। कैसे हैं, गवर्नमेंट भी सोचता है ना कि इस कंपनी से मैं टैक्स लूँ या नहीं लूँ, है कि नहीं। ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा टैक्स लूँगा, कम हुआ तो कम लूँगा, है ना। गवर्नमेंट भी देखता है कि नहीं। ठीक है। फिर पब्लिक भी है, जनरल पब्लिक पब्लिक ठीक है। जो जनरल पब्लिक होता है वो भी आपका एक्सटर्नल यूजर्स होता है। ये कैसे होता है, पब्लिक भी देखती है ना कि ये बिजनेस का प्रोडक्ट कैसा है, इस कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, क्या अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं है, खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, है कि नहीं। समझ में आ रहा है। तो ये सब यूजर्स होता है अकाउंट्स का। ठीक है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूजर्स कौन कौन सा होता है, ये सो होता है। ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूजर्स कौन कौन होता है, तो ये सभी है। ठीक है। आया बात समझ में। तो इन्हीं लोगों को तो हमें कम्युनिकेट करना था जो प्रॉफिट हुआ था। ठीक है। आया बात समझ। ठीक है। ठीक है। चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो दो सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग है, एक है सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है क्या, एक है सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है ना, जैसे छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, ठीक है, उनको तो अकाउंटिंग आता नहीं है, ठीक है। अब अकाउंटिंग नहीं आता तो उन लोग क्या करता है, अपने तरीके से रिकॉर्ड कर लेता है। तो यहाँ पर ना अकाउंटिंग जो किया जाता है सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड। जैसे कि मान लीजिए उस छोटे दुकानदार ने सेल किया, ठीक है, उस छोटे दुकानदार ने क्या किया, सेल किया, तो उसने अपने खाते में लिख दिया कि सेल हुआ, ठीक है, उसने लिख लिया सेल हुआ, ठीक है। तो एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया है सर, एक ही एस्पेक्ट। तो दूसरा एस्पेक्ट क्या होता होगा, देखिए हम जो सीख रहे हैं ना, और आपका जो सिलेबस है पूरा, ठीक है, आपके बुक में भी देखिए ये डबल एंट्री सिस्टम होता है, ठीक है। तो हम जो सीखेंगे, और यही साइंटिफिक सिस्टम है, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो दूसरा क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। इसमें ना बोथ ट्रांजेक्शन्स जो होता है, वो एक ही ट्रांजेक्शन का जो दो पहलू होता है, दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किया जाता है। एक एस्पेक्ट क्या होता है, डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। सर ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, इसको हम आगे सीखेंगे, ठीक है, अच्छे से डिटेल में सीखने वाले हैं कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, हम अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो दो एस्पेक्ट कैसे रिकॉर्ड होता है, जैसे मान लीजिए उसी दुकानदार ने सेल किया था, तो सिंगल एंट्री के हिसाब से, सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से उसने रिकॉर्ड कर लिया ना कि सेल हुआ, ठीक है।
लेकिन डबल एंट्री के हिसाब से क्या होगा, दो एस्पेक्ट होगा कि भाई उसने सेल किया है और दूसरा पैसा लिया है ना, तो ये दोनों रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि भाई सेल भी किया हूँ और साथ साथ उसके बदले पैसा भी लिया हूँ, तो दो एस्पेक्ट हुआ ना, कि सेल हुआ और दूसरा पैसा आया, तो ये दो एस्पेक्ट होता है। तो डबल एंट्री में क्या होता है, दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है। क्या कि एक एस्पेक्ट क्या है, ट्रांजेक्शन एक ही है, ठीक है, सेल करने का, तो एक एस्पेक्ट क्या होगा कि सेल हुआ और दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ, पैसा मिला, तो ये दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और यही साइंटिफिक तरीका है, ठीक है ना। आ रहा है बात समझ में। सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है ना, वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कंप्लीट रिकॉर्डिंग हो नहीं रहा है, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो आया बात समझ में। तो ये था हमारा चैप्टर 1, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, आप कमेंट में बताइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी क्लास में अपलोड करता हूँ आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इन लेक्चर्स का, इन क्लासेस का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में चल रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। जब इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर आप बुक से पढ़िएगा तो और अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए, तो मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।